इम्पोर्टेंट आइटम हैं जो और रह गए हैं, और ये जनरली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स, इसी में पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये सभी में ये कॉमन वर्ड है जो यूज होते हैं, तो उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि ये चीज है क्या। फॉर लीगेसी, इट इज द अमाउंट रिसीव एज पर द बिल। ये बिल जो है ना, ये है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है। ये वो वन पर्सन उस पर कुछ डिक्लेरेशन देता है, तो वो लीगल डिक्लेरेशन मान ली जाती है। तो इट इज द अमाउंट रिसीव एज पर द बिल ऑफ ए डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन मीन्स जो पर्सन चला गया, तो वो अपनी वसीयत में जो लिखकर जाता है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट जो ऑर्फनेज होते हैं, जो संस्थान, अनाथालय हैं, वृद्धालय हैं, इन सब में उसकी प्रॉपर्टी तो बनी रहेगी ना हमेशा। जब प्रॉपर्टी बनी रहेगी उसका इनकम भी आएगी। उनका इनकम कौन लेगा? उसका नॉमिनी। तो नॉमिनी के ऊपर एक बर्डन ये डिजीज पर्सन डाल जाता है रिटन डॉक्यूमेंट में कि मेरी इनकम का, मेरी प्रॉपर्टी की इनकम का इतना पार्ट इस ऑर्फनेज में, इस अनाथालय में दान होना चाहिए। तो उस अमाउंट को कहते हैं लीगेसी। क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव एज पर द बिल ऑफ ए डिजीज पर्सन। इट अपीयर ऑन द रिसीव साइड ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड या जनरल फंड। आप कैपिटल फंड में ऐड कर लीजिए इसको, या जनरल फंड में ऐड करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अदरवाइज आप सेपरेट भी उसको लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ए रिक्यूरिंग नेचर। लीगेसी ऑफ ए स्मॉल अमाउंट मे बी ट्रीटेड एज इनकम shown on the income side of the income expenditure account. However, in the absence of any information, legacy is always added to capital fund in the balance sheet. क्यों लेके आया हूँ इस लाइन को? क्योंकि कुछ बुक्स हैं वो इस चीज को फॉलो करती हैं कि लीगेसी अगर स्मॉल अमाउंट है तो उसे इनकम मान लेनी चाहिए और वो इनकम एक्सपेंडिचर साइड में शो करना चाहिए, और बड़ा अमाउंट है लायबिलिटी क्रिएट कर लेनी चाहिए, अलग से लायबिलिटी साइड में शो करनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना वाली बात यह है कि कुछ इंफॉर्मेशन अगर लीगेसी से रिलेटेड नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने ये लाइन और ऐड कर दी है। हाउएवर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, लीगेसी इज आल्सो डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो लीगेसी हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दिखानी है, क्वेश्चन में अगर आती है तो। पॉइंट नंबर 5, Point number 5 is related to life membership fees. Some members refer to pay lump sum amount as life membership fee instead of paying periodical subscription. भाई जनरली सब्सक्रिप्शन कौन पे करेगा? जो मेंबर है एनपीओ में, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी क्लब के अंदर मेंबर है। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, तो वो हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। तो हेल्थ क्लब ज्वाइन करने के लिए ना मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे मिलेगी? एक मेंबरशिप होती है टेम्परेरी मेंबरशिप, जब तक हम मेंबर हैं तब तक हम पे करते रहते हैं उसको, वीकली पे करते हैं या फिर मंथली पे करते हैं या एनुअली पे करते हैं। तो वो कंडीशन होती है सब्सक्रिप्शन की, वो सब्सक्रिप्शन है हमारा। लेकिन अगर कोई पर्सन है और वो किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर रहा है, तो वो ये चाह रहा है कि मैं लाइफ टाइम तक इसको यूज करूं, इस फैसिलिटी को लूं, तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस जमा करके और वो मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप ले लेता है। तो अगर इस तरह की कोई मेंबर से अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो अमाउंट लाइफ मेंबरशिप फीस होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज द मेंबरशिप फीस पेड इन लम्प सम टू बिकम ए लाइफ मेंबर ऑफ ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव एंड एडेड डायरेक्टली इन द कैपिटल और जनरल फंड। आप सेपरेट भी दिखा सकते हो लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस को, या फिर आप कैपिटल या फिर जनरल फंड जो भी इससे रिलेटेड होगा उसमें आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इज रिलेटेड टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। दो तरह की एसेट्स होती हैं, एक तो रिकॉर्डेड और एक होती है अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है जो बुक्स में पहले से ही दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है, तो वो रिकॉर्डेड हो गई। और कुछ ऐसी भी एसेट्स होती है जो पुरानी बैलेंस शीट से स्क्रैप के रूप में निकल के बाहर हो जाती है, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में वो हमारे पास अभी भी बनी हुई है, जो हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हमारी स्टोर में पड़ी हुई है। लेकिन जब भी वो सेल होगी ना, तो जितने में भी सेल होगी वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू निल है। तो अगर इस तरह की कोई एसेट्स हम सेल करते हैं
और उसका जितना भी अमाउंट रिसीव करेंगे वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो करेंगे। जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था तो उस फॉर्मेट में इनकम साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिखवाया था, तो वहां पर आपको लिखना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। लेकिन अगर रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है और उस एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, तो फिर हम डिफरेंशिएट करके मतलब सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू को देखकर कि हमारा ज्यादा है या कम है, तो वो लॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अगर मान लो बुक वैल्यू 800 रुपए है और सेल हम कर रहे हैं 700 रुपए में, तो 100 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। तो दो अमाउंट हो गए, एक तो 700 रुपए रिसीव हो रहा है और 100 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस जो होगा ना वो इनकम एक्सपेंडिचर के डीआर साइड में शो करेंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग में 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तब भी लॉसेस को वहां दिखाते थे डीआर साइड। तो वही है, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में मीन्स डीआर साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 100 रुपए दिखाएंगे। तो ये कॉमन है एडजस्टमेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं रीड कर रहा हूं इसको। रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स अपीयर इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच it is sold. It is the treated as capital received and shown in the balance sheet as deducted from the assets. अगर रिकॉर्डेड है तो उस एसेट्स में से ये लेस कर दी जाएगी, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी जो एसेट सोल्ड हो गई है। बट एनी गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट इज टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए फर्नीचर विद द बुक वैल्यू इज 800, it is sold for rupees 700. This amount of rupees 700 will be appear as received in payment account and rupees 100 will be shown on the expenditure side of income and expenditure account as a loss on sale of old assets. In the balance sheet, book value of the asset sold 800 will be डिडक्टेड फ्रॉम दी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। जिस एसेट्स को सेल कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, तो बुक वैल्यू में से बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितनी भी एसेट दे रखी है वो उसकी बुक वैल्यू में से सेल ऑफ एसेट्स की बुक वैल्यू को लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में शो करेंगे रिमेनिंग जो हमारी एसेट बची है। पॉइंट नंबर 7, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति हमारी सर्विसेज लेने के लिए एंट्री करता है तो हम कुछ उससे चार्ज लेते हैं, एंट्री फीस लेते हैं। एंट्रेंस फीस इज पेड ओनली वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर। फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, द एंट्रेंस फीस इज रेगुलर इनकम ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस इज स्मॉल। It is treated as a revenue received and hence shown on the income side of the income and expenditure account. In case of organization like club and some charitable institution, the amount of entrance fees is quite high. कुछ ज्यादा होता है, तो hence it is treated as non-recurring item and credited directly to capital and general fund. यहाँ आप ध्यान रखना कि entrance fees हमेशा आपको क्या माननी है, रेवेन्यू नेचर इनकम माननी है और ये इनकम साइड में आपको शो करनी है इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट 8, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल गुड्स है, कुछ ना कुछ स्क्रैप मटेरियल रह जाता है। जैसे कि आप हमारे स्कूल में देखते होंगे, आप लोगों को किट मिलती है और किट में और बैट विकेट वगैरह अगर लेनी होती है तो बाद में प्रेम शंकर जी से रिक्वेस्ट करके ले लिया जाता है सोर्स लगाकर कि हम उसे यूज करते हैं। यूज करने के बाद में वो डिस्पोज होता है तो फिर हम उसे सेल कर देते हैं स्क्रैप बनाकर। तो इस तरह का कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल है तो वो टोटल जितने में भी सेल होता है ना वो उसका प्रॉफिट होता है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड मटेरियल लाइक ओल्ड बैट, बॉल्स, नेट एटसेट्रा। इट इज द रेगुलर फीचर्स विद एनी स्पोर्ट्स क्लब। It is usually shown in the income and expenditure account. Income side in income and expenditure account में आपको शो करनी होती है। पॉइंट नंबर 9, सेल ऑफ पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स मतलब मैगजीन्स वगैरह जो होता है, इट इज द आइटम ऑफ रिक्यूरिंग नेचर एंड शोज द इनकम साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। पॉइंट नंबर 10,
Point number 10 is related to payment of honorarium and the amount paid to the person who are not the regular employee of the institution is called honorarium. It is debited to the income and expenditure account. एग्जाम्पल ले सकते हैं पेमेंट ऑफ आर्टिस्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस एट क्लब। जैसे हमारे स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन होता है और एनुअल फंक्शन में एनसीसी के जो स्टूडेंट थे ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन स्टूडेंट को सिखाने के लिए बाहर से हमने एक ट्रेनर अपॉइंट किया था, लिया था। तो उस ट्रेनर को 10 डेज 7 डेज 8 डेज जो भी उन्होंने अपना काम किया उसके बदले में उन्हें पेमेंट किया उनको। तो ये जो अमाउंट उनको पे किया उसे हम क्या कहेंगे, ऑनोरेरियम। हाँ, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसकी सर्विसेज को हमने हायर किया था और हायर करने के बदले में जो भी हम पेमेंट करते हैं वो ऑनोरेरियम के नाम से जाना जाएगा। और ये एक्सपेंसेस होती है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आपको शो करना होता है, मींस एक्सपेंडिचर साइड शो करना होता है। पॉइंट नंबर 11, इंडोमेंट फंड। Endowment fund, it is a fund rising from a bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose. Hence, it is the capital received and shown on the liability side of the balance sheet as an item of a specific purpose fund. 11th क्लास में आपने रेवेन्यू फंड पढ़े थे, रिजर्व एंड प्रोविजन एक चैप्टर था, उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व पढ़े थे। तो वहां पर रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। ये एंडोमेंट फंड जो होता है वो स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक फंड होता है। इट इज द फंड राइजिंग फ्रॉम ए बेक्वेंट और गिफ्ट। ठीक है, ये हमें किसी से मिलता है गिफ्ट के रूप में। The income of which is devoted for a specific purpose. Hence, it is the capital received and shown on the liability side of the balance sheet. अब ये जो इनकम जितनी भी मिलेगी ना वो इनकम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी। इस तरह का जो फंड होता है वो हमारा एंडोमेंट फंड होता है। पॉइंट नंबर 12, गवर्नमेंट ग्रांट। मैंने आपको बताया बेटा कि फंड जो है ना 11th क्लास में आपने रीड किया था, दे आर टू टाइप ऑफ फंड्स। नंबर 1 रेवेन्यू फंड्स एंड सेकंड इज कैपिटल फंड। रेवेन्यू फंड जो होते हैं वो हम अपनी इनकम में से, प्रॉफिट में से बनाते हैं, इसलिए रेवेन्यू फंड्स इसे कहते हैं। और कैपिटल फंड अपने आप जनरेट हो जाते हैं। कैपिटल जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे जो बेनिफिट होता है वो हमारा कैपिटल फंड में अपने आप बन जाता है, वो हम उसे बनाते नहीं है। तो रेवेन्यू फंड्स को दो फर्दर टाइप में डिवाइड करते हैं कि ऐसा रिटेन प्रॉफिट जो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज करेंगे तो वो हमारा होता है जनरल रिजर्व, और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम स्पेसिफिक पर्पस मतलब पर्पस जोड़ देते हैं कि आप इसके लिए ही यूज करेंगे, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर इनकम तो होती नहीं है इसमें ना, नो प्रॉफिट नो लॉस सोसाइटी चलती है। तो यहाँ पर जो भी हमें बाहर से अमाउंट मिलेगा और जिसने हमें दिया है उसने एक पर्पस डाल दिया कि भाई इस पर्पस के लिए इस अमाउंट को आप यूज करेंगे, या ये अमाउंट आप लीजिए और इसको आप कहीं भी जमा कर दो बैंक में, इससे जो इनकम होगी उसको आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे। अगर इस तरह का कोई लमसम अमाउंट हमारे पास है तो वो हमारा एंडोमेंट फंड है और ये लायबिलिटी साइड में हमें शो करना है। पॉइंट नंबर 12, गवर्नमेंट ग्रांट। स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स ये सभी सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ये किसी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। इनकी सोसाइटी बनती है अलग से, हमारा स्कूल की भी अलग सोसाइटी है। सोसाइटी एक्ट में ये रजिस्टर्ड होती है। किस सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बिल्कुल साइलेंट हो गए आप लोग। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। स्क्रीन पर 1860 सोसाइटी एक्ट दिखाई दे रहा है अब स्क्रीन पर। सोसाइटी एक्ट 1860 या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो या फिर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो। इन सोसाइटीज का जो काम होता है वो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर वर्क करना। ये गवर्नमेंट ये जानती है कि इस तरह की सोसाइटीज की रेगुलर इनकम तो होती नहीं है, तो इसको कुछ हम सहायता दें, कुछ एड दें। तो ये एड जो दिए जाते हैं वो हमारे वो गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव होते हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा
depend upon government grant for their activity. The recurring grant is form of maintenance grant is treated as revenue received and it will be shown in income side of the income expenditure account. तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर आते हैं तो आपको इनकम साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है।